नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। आज द वायर में एक ख़ास बातचीत हम करने वाले हैं नागरिकता संशोधन कानून पे। और पहले की तरह हमारे साथ अपूर्वानंद जी हैं। लंबे अरसे से आप देख रहे हैं अपूर्वानंद जी, 2019 से ये CAA पे जो है चर्चा हम भी कर रहे हैं। सरकार की ओर से बहुत सारे दावे हैं और कानून 2019 में पारित किया गया दिसंबर में। 4.5 साल तक इनके रूल्स जो है नोटिफाई नहीं किए गए और अब चुनाव के शायद 2-3 हफ्ते पहले इनको औपचारिक तरीके से नोटिफाई करके कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। महज ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति या चाल है? आपका क्या ख्याल है कि 4.5 साल से पेंडिंग कानून को अब इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार क्यों कर रही है? जिसे हम खुला हुआ राज कहते हैं, ये खुला हुआ राज है जिसको सारे लोग जानते हैं। इनके समर्थक भी इस सरकार के और इस सरकार के विरोधी भी। कुछ लोग इस पर अश कर रहे हैं कि यह क्या चाल चली है सरकार ने, कि हर कोई मात है। और जो आलोचक हैं वे आलोचना ही कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यह चुनाव की घोषणा के ठीक पहले इसलिए किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यह एक मुद्दा बना रहे और इस मुद्दे के बहाने भारतीय जनता पार्टी फिर यह कह सके कि उसका इरादा तो बाहरी लोगों को बाहर करने का है, घुसपैठियों को, और जो भारत में वास्तविक रूप से जिनको रहना चाहिए था उनके लिए रास्ता बनाना है। तो इस तरह वो एक ध्रुवीकरण कर पाएगी और उसे यह अच्छी तरह से पता है कि इस कानून के चलते सबसे ज़्यादा बेचैनी हिंदुस्तान में मुसलमानों में है, जो 2019 में भी देखी गई थी। और उसकी वजह है क्योंकि और इस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि यह बात अमित शाह ने खुद कही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि CAA को अकेले आप ना देखें, CAA के साथ हमेशा NRC को याद रखें, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को याद रखें। तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मुसलमानों के दिमाग में है कि अगर आप कागज़ नहीं मिलने के आधार पर उससे बाहर हो जाते हैं तो फिर मुसलमान बाहरी घोषित कर दिए जाएंगे और हिंदुओं को अंदर लाने का कोई तरीका निकाला जाएगा। तो उस बेचैनी का इस्तेमाल भी ये करेंगे क्योंकि मुसलमानों की बेचैनी जाहिर होगी, व्यक्त होगी, जो कल से ही बयानों से व्यक्त हो रही है, वो चाहे मुसलमानों के संगठन हो, छात्र संगठन हो और हों। और इसका फ़ायदा फिर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी कि देखिए हम तो हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हैं और ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक चुनावी प्रचार में एक औजार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया को इसका मकसद यही है। यहाँ मैं दर्शकों को थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, शायद वो भूल भी गए होंगे कि क्योंकि 4.5 साल गुजर चुके हैं, डिबेट्स जो हैं ये शायद आपके मन में ताज़ी नहीं है। 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया, CAA जिसको कहते हैं। और इस कानून के तहत ये बताया गया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, महज इन 3 मुल्कों से अगर कोई हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई या पारसी गैर कानूनी तरीक़े से हिंदुस्तान में आके बस गए हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको याद दिलाऊं कि 2014 का कट ऑफ डेट है कि अगर इन 3 देशों से इन धर्मों से वास्ता रखने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में दिसंबर 31, 2014 से पहले अगर वो है तो उस को एक शरणार्थी के रूप में स्वीकारा जाएगा और भारतीय नागरिकता, जो गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले या बसने वाले लोगों के लिए वर्जित है कानून के तहत, उनको छूट दिया जाएगा ताकि वो आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें। इस कानून में जो याद रखने वाली बात यह है कि जो शरणार्थी इन 3 देशों से आए थे 2014 से पहले, उन्हीं पे ये लागू होगा। 2014 के बाद या आज के दौर में जो पीड़ित लोग हैं, और अपूर्वानंद ख़ास तौर पे मैं अफ़गानिस्तान का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिसाल पिछले 2 साल में नज़र आए हैं कि जो वहाँ पे जैसे सिख समुदाय के जो लोग हैं, तालिबान
में तालिबान का कब्ज़ा जब दोबारा हुआ अफ़गानिस्तान में, और एक अर्जेंट तरीके से उन्होंने मैसेजेस, सिखों ने मैसेज भेजा कि हम अपने आप को महफूज नहीं समझते और हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं। उनको जो है वीज़ा, इसी मोदी सरकार ने उनको वीज़ा नहीं दिया। ये बड़ी अजीब बात है कि जिस सरकार ने दावा किया कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन 3 देशों को, इतना हम चिंतित हैं इनके बारे में कि हम भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन लाने के लिए तैयार हैं, यही सरकार ने उनको वीज़ा नहीं दिया। और एक बेचारे सविंदर सिंह, उनका दहशतगर्दियों के हाथ कत्ल भी हुआ काबुल में। उसके बाद जो है मोदी सरकार ने, क्योंकि लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, तो जल्दी से 100 से अधिक हिंदू और सिख अफ़गानियों को वीज़ा मिला सिर्फ आने के लिए। लेकिन ये CAA उन पे लागू नहीं है। पाकिस्तान से भी कई ऐसे मिसाल है, बल्कि 2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, कि 1500 या 2000 जो है परिवार वो वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं और यही सरकार हमको बसने नहीं दे रही है। तो एक और पे ये हकीकत, जहाँ पे जिनको संरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी ओर पे ये एक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम हिंदू और सिख जो शरणार्थी हैं उनके बचाव के लिए ये कानून ला रहे हैं, जबकि इनको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके सामने। लेकिन पहली दफ़ा हिंदुस्तान के इतिहास में आपने एक कानून रेडी किया है जिसमें किसी का धर्म जो है ये एक फैक्टर बन जाता है नागरिकता प्राप्त करने में। 3000 साल में आज तक एक भी मिसाल नहीं मिलेगा आपको भारत में जहाँ पे भारत या भारत के किसी हिस्से में अगर बाहर से कोई आया, उनसे उनका धर्म पूछा गया या उनकी जाति पूछी गई या उनका रंग देखा गया या उनका रहन सहन या खाने पीने का जो तौर तरीका है वो देखा गया। लेकिन अब जो है ये लोग एक ऐसा कानून पारित कर चुके हैं जो मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन के एकदम खिलाफ जाता है। संविधान की बात ही छोड़िए, भारतीय परंपरा के भी विरुद्ध है। क्योंकि अगर भारतीय परंपरा को ले लें तो लोग कहते हैं कि जो शरणागत है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो अपने देश से उत्पीड़ित होने के चलते आ रहा है, आप उसके खिलाफ पूरा अभियान चला रहे हैं। जैसे रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हम जानते हैं कि बर्मा में रोहिंग्या, म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत में जो अभी शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, वो उन पीड़ित लोगों को बदनाम करने की का जो अभियान पहले दिन से चला रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो ये पूरी भारतीय संस्कृति के भी विरुद्ध है जो शरणागत की रक्षा का संकल्प लेकर चलती है। और दूसरे इसमें इतनी असंगतियां हैं, जैसे आपने खुद बतलाया कि अगर इन 3 मुल्कों को ही ले लें तो ये सवाल पहले भी लोगों ने किया है कि भाई आपने मुसलमानों को छोड़ दिया, लेकिन यहूदियों ने क्या गुनाह किया है? अगर कोई यहूदी कवर नहीं है इसमें, यहूदी नहीं है और दूसरे के बहाई नहीं है। और अभिनव चंद्रचूड़ ने पूछा था बहुत पहले कि इसमें आपने नास्तिकों को नहीं रखा। अगर कोई किसी धर्म को नहीं मान रहा है तो आप उसको शरण देंगे कि नहीं, उसको नागरिकता देंगे कि नहीं? आपने अहमदिया लोगों को नहीं रखा, आपने शिया हज़ारा लोगों को नहीं रखा। जबकि इस्लामी कट्टरपंथियों के नज़रों में पाकिस्तान में अगर आप नास्तिक हैं या अहमदिया हैं, तो नास्तिक तो खैर सबसे पहले वाजिबुल कत्ल माना जाएगा, उनको तो शरण मिलना ही चाहिए। और अहमदिया और शिया हज़ारा या अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो अगर आपके दिल में सचमुच करुणा और सहानुभूति और दया इसलिए उमड़ रही है कि लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, तो आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं? और इसमें आप यह तर्क कैसे ले सकते हैं कि चूंकि ये किसी न किसी तरह से मुसलमान हैं इसलिए इन पर कोई उत्पीड़न नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो इनको मुसलमान माना ही नहीं जाता है, इसलिए अहमदिया लोगों पर का उत्पीड़न होता है, लेकिन आप उनको शरण नहीं देना चाहते हैं। तो इस कानून का जो मनोवैज्ञानिक और विचारधारात्मक आधार है वो बिल्कुल स्पष्ट है। इससे जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत साफ है। बातें कितनी भी बड़ी बड़ी की जाएं, और लोगों ने यह भी पूछा है कि फिर आपकी सहानुभूति सिर्फ इन 3 देशों के उत्पीड़ितों के लिए क्यों है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपके बगल में श्रीलंका है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित तो तमिल हिंदू हुए हैं और जो शरणार्थियों के तौर पे भारत में हैं अभी। लेकिन आप
उन तमिल हिंदुओं को नागरिकता देने की कोई बात नहीं सोच रहे हैं। लेकिन वो तो कैंप्स में सड़ रहे हैं, कैंप, हाँ, दशकों से सड़ रहे हैं। हाँ, शिविरों में पड़े हुए हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए कोई करुणा नहीं है। तो वहाँ के लिए नहीं है, बर्मा से जो लोग आए उनके लिए नहीं है, फिर भूटान से जो लोग आए उनके लिए नहीं है। तो इसका मतलब कि यह जो तर्क है कि हम दरअसल उत्पीड़ितों को जगह देना चाहते हैं, यह तर्क झूठा है, पाखंड है। आप पूरा ध्यान रखना चाहते हैं इस्लाम, मुसलमान, और ये साबित करना चाहते हैं कि ये जुल्मी होते हैं या अत्याचारी होते हैं, और हम इनके अत्याचार से लोगों को बचाना चाहते हैं। दरअसल में किसी भी देश में अगर आप देख लें, जो डेमोक्रेटिक देश है, जो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करता है, तो जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो रेफ्यूजीज़ के तौर पे सरहद पार करके आपके यहाँ आ जाते हैं, भले ही वो इलीगल तरीके से आए हों, इंटरनेशनल लॉ में एक तरह से एक उसूल माना गया है कि भाई आप उनको वापस अपने मुल्क नहीं भेजेंगे अगर उनको वहाँ पे उनकी जान जाने का खतरा है। ठीक है, तो और उसमें आप यही एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये शरणार्थी जो है, क्या अगर मैं वापस इनको भेजूं तो जान को खतरा है कि नहीं है, या जेल, मतलब जो अंग्रेजी में फ्रेज है वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन। अब परसिक्यूशन जो है, मतलब प्रताड़ना, वो मज़हब के आधार पे हो सकता है, सियासी जो आपके बिलीफ्स हैं उसके बेसिस पे हो सकता है, बल्कि अधिकांश रेफ्यूजीज़ जो हैं पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ होते हैं। आज के दौर में जेंडर रेफ्यूजीज़, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के रेफ्यूजीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से लोगों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, और अमेरिका में, यूरोप, बहुत सारे मुल्क हैं, हाँ, मतलब वो भी एक तरह से अपने दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी मात्रा में रेफ्यूजीज़ आए वहाँ पे। लेकिन उनके कानून के तहत कहीं पे भी आपको ये मिलेगा नहीं कि भाई मुसलमानों को हम बाहर रखेंगे या किसी एक या हिंदुओं को बाहर रखेंगे, बल्कि हिंदू दर्शक हमारे ये भी जान लें कि बहुत सारे हिंदू और सिख यूएस, कनाडा, यूके चले जाते हैं ये कह के कि हमको हिंदुस्तान में परसिक्यूट किया जा रहा है, और बाकायदा उनकी सुनवाई होती है, और कुछ ऐसे मिसाल हैं भी जहाँ पे इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला है। लेकिन वो अलग बात है। सवाल ये है कि अगर आप वाकई में हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, जैसे कल होम मिनिस्ट्री का बाकायदा दस्तावेज़ निकला जहाँ पे वो कुछ तल्ख सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि शायद 2 घंटे के बाद वो सवाल जवाब होम मिनिस्ट्री ने उड़ा ही दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। लेकिन उसमें जो है एक तरह से ये तर्क दिया गया है कि भाई हम सिर्फ़ और सिर्फ जो रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग हैं उनको हम बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई कानून आपने 2019 में पास किया, अगर आपका मकसद या पर्पस ये था कि आप उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, तो फिर कट ऑफ डेट 2004 कट ऑफ डेट क्यों है? 4.5 साल इंतज़ार क्यों किया आपने? और इस बीच में जो जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो बात आपने शुरू में कही, उनका क्या होगा? क्या फिर आप इस कानून में संशोधन करेंगे? उनका क्या होगा? यह भी एक प्रश्न है। तो यह बात तो बहुत साफ है, जिसको हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं, कि दरअसल यह कानून लाया गया था असम को ध्यान में रख के, कि असम में आप 1971 की जो कट ऑफ डेट थी, आप वहाँ के हिंदुओं को ये बतलाना चाह रहे थे, बंगाली हिंदुओं को, कि नहीं हम आपको उससे बचा लेंगे, और इसलिए हम 2014 तक ला रहे हैं, जिसको लेकर असम में काफ़ी विरोध पैदा हुआ। तो लेकिन इस कानून में एकदम साफ दिखलाई पड़ने वाली विसंगति है, क्योंकि आप जो वादा कर रहे हैं लोगों से, वो वादा ये है कि हम इन मुल्कों के उत्पीड़ितों को जगह दे रहे हैं, लेकिन आप 2014 के पहले के उत्पीड़ितों को ही क्यों देंगे? कोई तर्क नहीं है इसका। अनलेस मोदी साहब का दावा है कि 2014 के बाद उत्पीड़न खत्म हो चुका है, जो इट्स लाफेबल अगर ऐसा कोई सजेस्ट करे। तो जो चीज़ असम की राजनीति को ध्यान में रख के बनाई गई थी, उस चीज़ को आपने पूरे भारत पर थोपने की कोशिश की, और इसलिए आपके तर्क भी बहुत अजीबोगरीब हैं और एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और फिर हम उस पर भी चर्चा कर लें कि आप कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट जो है 2014 का जो डेट है, ये सिर्फ और सिर्फ आसाम को कहीं ना कहीं संतुष्ट
असम के लोगों को संतुष्टि। असम में बंगाली हिंदुओं को क्योंकि असम में जब इन्होंने एनआरसी की प्रक्रिया चलाई तो हम सबको पता है कि उस एनआरसी की प्रक्रिया में तकरीबन 19 लाख लोग बाहर हो गए जिनके पास कागज़ नहीं थे। जो कागज़ इन्होंने बताया कि ये कागज़ देने हैं तब हम आपको नागरिक मानेंगे, तो वो कागज़ नहीं थे और उसके चलते 19 लाख लोग बाहर हुए और उम्मीद ये कर रहे थे कि उन 19 लाख में ज़्यादातर मुसलमान होंगे, लेकिन दिखलाई पड़ा कि 15 लाख के आसपास हिंदू निकल गए जिनके पास कागज़ नहीं है। तो वो तो अब संदिग्ध नागरिक हैं या वो बिना राज्य के हो गए। तो आपने कहा कि नहीं हम ये कानून ले आ रहे हैं, इसके ज़रिए हम आपको अंदर कर लेंगे। मुझे अभी तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एनआरसी डिक्लेयर होने के बाद, उसकी सूची डिक्लेयर होने के बाद अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है, हम ये प्रक्रिया चलाते रहेंगे जब तक जिसको अंदर लाना है उसको अंदर नहीं ले आएँ और जिसको बाहर करना है उसको बाहर नहीं कर दें। तो ये कानून उसको ध्यान में रख के लाया गया। और आपने फिर संसद में कहा कि हमारा इरादा बहुत साफ है कि हम पूरे भारत में एनआरसी करेंगे और एनआरसी से हम जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर कर देंगे और जिनको अंदर लाना होगा उनको सीए से अंदर ले आएंगे। लेकिन ये तो साफ था कि ये सिर्फ भाषणबाजी है, क्योंकि अगर कानून आप पढ़ लें तो कानून में आप सीए से उनको अंदर नहीं ला सकते हैं। अपूर्व, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि कुछ दर्शक भी कभी कभी ये सवाल उठाते हैं। आम जनता में तो ये अक्सर बात सुनने को मिलती है, इंटरनेट पे ख़ास तौर पे। पहला सवाल ये कि सीएए का कानून इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर हिंदू या सिख भारत नहीं आ सकता कानून के तहत तो और कहाँ जाएगा वो? हिंदुओं के लिए सिर्फ एक मुल्क है, मुसलमानों के लिए बहुत सारे मुल्क हैं। इसके विपरीत आप क्या बोलिएगा इस लॉजिक के रिस्पांस में? बहुत सीधा सा तर्क है वो ये कि हम ऐसा करके इस बात को भी बल दे रहे हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जिनको हमने मान लिया है कि ये इस्लामी देश हैं, देश ऐसे होने चाहिए जिनमें एक ही धर्म के लोग रहें, बाकी धर्म के लोग वहाँ नहीं रहें, जबकि खुद भारत की परंपरा वो नहीं रही है। तो पहले तो हम इस सिद्धांत को बल दे रहे हैं कि हम उन सरकारों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत नहीं बना रहे हैं कि आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न नहीं कर सकते, आपको ऐसी परिस्थिति बनानी पड़ेगी। उसकी जगह हम उनको खाली कर देना चाहते हैं कि नहीं, अब आप ठीक है, आप मुसलमान देश रहिए। पहले मेरा एतराज़ तो ये है। दूसरा कि हिंदू तो पूरी दुनिया में अब फैले हुए हैं, तो क्या अमेरिका ने ये कहा है कि वो हिंदुओं का देश नहीं है? इंग्लैंड में तो हिंदू ही प्रधानमंत्री है, आयरलैंड हिंदू ही हैं, दूसरी तमाम जगह। तो यह कहना कि भारतवर्ष ही हिंदू है, और अगर आप भारतवर्ष से पिछले दिनों जायज़ तौर पर बाहर चले जाने वाले हिंदुओं की संख्या देखें तो उनको क्या कहेंगे? अगर भारतवर्ष हिंदुओं का स्वाभाविक देश है जहाँ वे इत्मीनान से रहते हैं, तो लाखों हिंदू भारत छोड़कर जाने को क्यों तत्पर हैं? नाजायज तरीकों से, दोनों तरीकों से वो जान देने को तैयार हैं बर्फ़ में, लेकिन वो भारत से जाना चाहते हैं। इसलिए यह तर्क तो कहीं से मानने लायक नहीं है कि हिंदुओं का एकमात्र मुल्क भारत है। सिखों का, भारत से सिख जाना चाहते हैं कनाडा। मैं पंजाब में जब जाता हूँ तो जगह जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए, आपने भी देखा होगा, जहाँ कनाडा और अमेरिका जाने की एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो हर किसी का इच्छित देश कनाडा है या अमेरिका है, भारत नहीं है। लोग पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि अपने बच्चों को वहाँ भेज दें। तो यह कहना तो एक बकवास है कि हिंदू भारत नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? तो सारी दुनिया आ रही है, सारी दुनिया जा रहे हैं, और दुनिया का कोई भी मुल्क उनको हिंदू होने के चलते उनको अस्वीकार नहीं कर रहा है। आप एक भी उदाहरण दिखलाइए, जर्मनी ने किया हो, इंग्लैंड ने किया हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब हो या दूसरे देश हो, अब तो वो मंदिर बना रहे हैं अपने यहाँ कि आप आएँ तो आप आध्यात्मिक लाभ भी कर लें यहाँ पर, तो उनके लिए वो इत्मीनान की हालत बना रहे हैं। तो फिर यह तर्क तो कहीं से मुझे मजबूत नहीं लगता है कि बेचारे हिंदुओं का एक ही देश है और कोई देश नहीं है। मैं खुश था कि कल जो होम मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था इंटरनेट पे, कम से कम ये तर्क सरकार की ओर से नहीं दिया गया। ये सिर्फ इंटरनेट पे जो है सुनने को मिलता है। अगर सरकार ये, हालांकि मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे बीजेपी के जो
उच्च लेवल के कार्यकर्ता हैं, इसी दिमाग से सोचते हैं। लेकिन शुक्र है कि एक सरकारी दस्तावेज में ये दावा उन्होंने नहीं रखा। हाँ, लेकिन वो इस बात को भाषणों में कह रहे हैं और अपने प्रचार में कह रहे हैं कि ये दरअसल वहाँ उत्पीड़ित हो रहे और उन्होंने नाम बहुत सारे धर्मों के लिए हैं, लेकिन अगर उनके भाषण आप सुनेंगे तो बार बार हिंदू नाम ही आता है, जिससे यहाँ की हिंदू जनता में यह ख्याल भरा जा रहा है कि यहाँ के मुसलमानों को ऐतराज़ है वहाँ के हिंदुओं को नागरिकता देने पर। यह बिल्कुल गलत है। यहाँ के मुसलमानों को उस पर ऐतराज़ नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को वो भाषण याद है गृह मंत्री का जो उन्होंने संसद में दिया था, और संसद में शायद कोई झूठ नहीं बोलता है, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने जोर देकर कहा था कि सीए के साथ पूरे देश में एनआरसी हम करेंगे ही। तो अभी एनआरसी का कहीं, और आप भ्रम में मत रहिए कि आएगा, जरूर आएगा, ये उन्होंने दोहराया, बाद में चुनावी भाषणों में दिसंबर 10th 2019, मुझे डेट भी याद है। बिल्कुल। तो कोई मुसलमान इसको भूल नहीं सकता कि एनआरसी अगर आया तो फिर मुसलमानों का क्या हश्र भारतवर्ष में। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सेकंड सवाल था, क्योंकि अक्सर बल्कि सरकारी होम मिनिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट था कल, और आमतौर पे जो राइट विंग दक्षिणपंथी लोग हैं उनका तर्क हमेशा ये रहता है कि भाई CAA सिर्फ और सिर्फ विदेशी नागरिकों पे या शरणार्थियों पे लागू है, भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों पे लागू नहीं है, इसलिए मुसलमानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपने ही एक तर्क दिया था, और मैं चाहूँगा कि उसको आप ही बतलाएं, जो एक ऐसी स्थिति पर था जिसमें अगर कोई एक मुसलमान महिला विवाह करती है। जी हाँ, नहीं ये एक बल्कि दिलचस्प, ये मैं कहीं भाषण दे रहा था तो किसी ने सवाल पूछा और मुझे लगा, क्योंकि अक्सर ही लोग उठाते हैं कि भाई इंडियंस को इफेक्ट नहीं करता, मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत सिंपल मामला है, क्योंकि और मैंने मिसाल दिया कि भाई दो महिलाएं, हाँ, दो स्थितियों की कल्पना करें आप। मतलब आप दो स्त्रियों की कल्पना करें जो बंगाल में है, एक हिंदू महिला है, एक मुस्लिम महिला है, और हिंदू महिला ने एक गैर कानूनी तरीके से आए हुए बांग्लादेशी हिंदू मर्द से विवाह किया है, और जो इंडियन बंगाली मुस्लिम लेडी है उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आए हुए बांग्लादेशी मुसलमान शख्स से शादी की। दोनों के पास बच्चे भी हैं। आज के दौर में नागरिकता कानून के तहत शौहर, मतलब जो हस्बैंड और बच्चा, दोनों जो है इलीगल सिटीजन या इलीगल माइग्रेंट माने जाते हैं। CAA जो है क्या करता है कि जो हिंदू औरत है, हिंदू औरत के शौहर और बच्चे को नागरिकता का रास्ता दे देता है, ताकि जो हिंदू औरत है उनको अपनी विवाहित या पारिवारिक भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी वो इस डर में नहीं रहेगी कि भाई मेरे हस्बैंड या बच्चे को डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम इंडियन वुमन है जिसने एक बांग्लादेशी मुस्लिम मर्द से शादी किया है और बच्चे भी हैं, वो सब इलीगल रहेंगे किसी भी वक्त। बल्कि शाह साहब की बात चले तो और NRC लागू किया जाए तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि भाई एक भी वो घुसपैठिया लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो चलिए उस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं एक भी घुसपैठिया जो है बच नहीं पाएगा। तो जो हमारी मिसाल के तौर पे जो मुस्लिम बंगाली वुमन है, इंडियन वुमन है, उसके हस्बैंड और बच्चे पकड़े जाएंगे और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो अगर वो पारिवारिक जीवन अपना बिताना चाहती है तो उस इंडियन मुस्लिम वुमन को इंडिया छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीधे तौर पे आपने एक ऐसा कानून बना लिया जहाँ पे राहत हिंदुओं को आप दे रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए राहत का दरवाज़ा आपने बंद कर दिया। तो ये क्लेम करना कि मुस्लिम्स आर अनअफेक्टेड, लेकिन ये तो मतलब एक एग्जाम्पल है जहाँ पे CAA, मतलब जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई CAA इंडियंस को भी इफेक्ट करता है। लेकिन जो आप NRC की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो गेम प्लान है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने क्रोनोलॉजी समझाया कि पहले असम में NRC लागू किया गया, फिर पता चला कि भाई मुसलमानों की जगह हिंदू पकड़े गए ज़्यादा, और उनकी नागरिकता और उनकी जो स्टेटस है वो खतरे में पड़ गई, उनको बचाने के लिए फिर CAA कानून लाया गया और आप कट ऑफ डेट को नीचे ले आए, जिसके चलते असम में एजिटेशन हुआ। और मुझे लगता है कि जो फिक्र है लोगों में, फिक्र इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल से जो भारतीय सरकार है, जो भाजपा की जो सरकार है, इतना जो है मुस्लिम विरोधी इनके बयान हैं, इतने मुस्लिम विरोधी इनके सारे कारनामे करतूत हैं। तो अगर कोई कहे कि भाई ये NRC को
इसलिए लाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों की नागरिकता पे सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे ताकि वो उनकी नागरिकता साबित ना हो पाए। और जाहिर है कि कुछ हिंदू भी पकड़े जाएंगे, लेकिन हिंदू के लिए जो है वो सीएए उनको बचा लेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये डर, क्योंकि शाह साहब खुद सीएए एनआरसी ये एक जोड़ी साथ साथ बिल्कुल। आप सीएए को हम भले ही बोलें सीएए, लेकिन उसको हर कोई सुनता है सीए एनआरसी। तो उसका सीए का अर्थ ही खुलता है एनआरसी के साथ, उसके बिना खुलता नहीं है। और उस बात को वे सारे लोग जानते हैं जिनके खिलाफ एनआरसी निशाना बनेगी। तो उनकी बेचैनी कोई गैर वाजिब नहीं है या कोई मजाक नहीं है, और उस बेचैनी को समझा जाना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है और जो हम सारे लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि यह हमारे संविधान का सीधा उल्लंघन भी है, क्योंकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, और वह समानता का अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं है, वो लोगों को है। उसमें सिटीजन शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, लोग शब्द हैं जिनके साथ बराबरी से बर्ताव होगा। तो अगर एक समस्या उठ खड़ी हुई जिसमें सामने एक मुसलमान है और एक हिंदू है, या एक मुसलमान है, एक बहाई है और एक हिंदू है, तो आप हिंदू को एक अलग तरह से देखेंगे और मुसलमान और बहाई को अलग तरीके से देखेंगे, तो यह तो संविधान का सीधा उल्लंघन है सीधे तौर पर। और ये वर्गीकरण एकदम अनुचित वर्गीकरण है। एक और उदाहरण जो कई लोगों ने दिया वो ये कि आपने औरतों का उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में आ जाता है, मुसलमान औरत, मुसलमान मर्द या मुसलमान मर्द आ जाते हैं, भारत में शादी कर लेते हैं और यहाँ बच्चा होता है। उस बच्चे का क्या होगा? आप उस बच्चे को भी डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, उस बच्चे को भी आप डिपोर्ट करेंगे, उस बच्चे का क्या कसूर है? ये सवाल लोगों ने किया है। या एक बच्चा 2-3 साल की उम्र में आता है अपने, वो तो तय नहीं कर रहा है, उस बच्चे को आप डिपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह सीए के अंतर्गत क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसके लिए उसके पास योग्यता नहीं है। तो यह अन्याय कई स्तरों का अन्याय है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभिनव ने अनाथ बच्चों का मिसाल दिया। हाँ, अनाथ कि भाई 2 अनाथ बच्चे हैं, हाँ, जो बंबई शहर के सड़कों पे पाए जाते हैं। ठीक है, जाहिर है कि अनाथ हैं, उनके पास माता पिता के कोई कागज नहीं, उनके मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि उनके नाम क्या है। नागरिकता की बात छोड़िए, नागरिकता का प्रमाण तो और भी दूर बात है। लेकिन उनमें से अगर एक हिंदू है और एक मुसलमान है तो सरकार की मंशा, सरकार की नीतियां जो है इस दिशा में जा रही हैं कि भाई हिंदू अनाथ जो अपने आप को बचा लेगा। हाँ, लेकिन जो मुसलमान अनाथ है जो है वो डिटेंशन सेंटर में चला जाएगा, सालों के बाद अपना कुछ क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सीधे तौर पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने कहा, कि हमारे संविधान के खिलाफ जाता है ये। और अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग कवेनेंट्स हैं, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इनके खिलाफ भी जो है भारत के जो कमिटमेंट्स हैं, ये सीएए जैसा कानून इसको वायलेट करता है। बिल्कुल। तो इसी रूप में हमें इस सीए के नियमों की घोषणा को भी देखना चाहिए। और यह भी याद रखना चाहिए कि जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वह पिछले 4 साल तक उसने सीए का जिक्र नहीं किया और अचानक वो सीए का जिक्र कर रही है। तो अभी वो कह रही है कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, एनआरसी का कोई अभी ख्याल नहीं है, लेकिन संसद में वो कह चुके हैं। तो कल को वो फिर एनआरसी शुरू नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात को सारे लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए और तब सीए का अर्थ समझना चाहिए। अपूर्व, वक्त बहुत कम है, लेकिन जाते जाते इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा कि भाई याचिकाएं तो शायद कानून पारित होने के 1-2 हफ्ते बाद दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई पता नहीं 1-2 हियरिंग्स हुई होंगी, लेकिन फैसला तो कहीं दूर से हमको नज़र नहीं आता है। ये भी कहीं ना कहीं नहीं, और ये सर्वोच्च न्यायालय को सोचने की ज़रूरत है कि वो अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उसने एक फ़ैसला दे दिया इज़्ज़त बचाने के लिए, एक आध और फैसले कर दिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का काम, सर्वोच्च न्यायालय का काम भारतीय जनतंत्र की रक्षा करने का है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने का है। और अगर आप सीएए पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उसका निपटारा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही आप पूरी तरह से कमज़ोर कर दे रहे हैं, ताकि फिर वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो जब यह
रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, उसी वक्त उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसका निपटारा होना चाहिए। उसको लगातार टालते जाकर एक तरह से आप बेकार कर दें कि फिर सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाए, तो यह सर्वोच्च न्यायालय को सचमुच खुद अपनी उसका जो वक़ार है लोगों के दिमाग में, उस वक़ार को भी बनाए रखने की चुनौती है। ये बहुत ज़रूरी, बहुत सही कहा आपने। दर्शक, मैं एंड में आपके सामने इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल, चुनाव का सीज़न आ चुका है और चुनावी जो है फ़िज़ा के साथ साथ ध्रुवीकरण की जो सियासत है वो पूरी तरह से अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और CAA कानून जो 4.5 साल 5 साल पुराना कानून है, इसको नए पंख देने की ज़रूरत इसलिए शायद पड़ी क्योंकि चुनाव आ रहा है और इसको दोबारा नए सिरे से ध्रुवीकरण का एक विषय इसको बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें और जो हिंदुस्तान की जो हकीकत है इसको अच्छी तरह से समझें। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपना प्रचार कर रहे हैं उसको भी सही तरीके से समझें और जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत जो होना चाहिए, जो हिंदुस्तान के ट्रेडिशंस और कल्चर के तहत जो हमारी परंपरा रही है, उसको जो है बरकरार हम सबको रखना चाहिए। इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।